हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन स्टैक की मदद से देखा था, लेकिन उस वक्त हमने जो भी एक्सप्रेशन देखे थे वो एक्सप्रेशन विदाउट पैरेंथेसिस थे। यानी कि पैरेंथेसिस वाले एक्सप्रेशन को कैसे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करते हैं वो हम आज के वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले उसके एल्गोरिदम हम देखें तो जो भी हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है उसके एंड में क्लोजिंग पैरेंथेसिस को ऐड करना है। सेकंड स्टेप के तौर पे हमें स्टैक के कंटेंट को ओपनिंग पैरेंथेसिस से इनिशियलाइज करना है। थर्ड स्टेप के अंदर हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन का जो भी लेफ्ट मोस्ट सिंबल है उसको स्कैन करके उसे करंट इनपुट सिंबल के तौर पे डिनोट करना है। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने लिखा है कि जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो तब तक स्टेप नंबर 7 तक के सारे स्टेप को रिपीट करना है। यानी कि 5th 6th एंड 7 नंबर का स्टेप को हमने लूप के अंदर रखा है। उसके बाद 5th नंबर के स्टेप को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमने लिखा है कि सारे स्टैक सिंबल जिसकी प्रायोरिटी करंट सिंबल की प्रायोरिटी से ज्यादा या उसके बराबर हो उसको हमें रिमूव करना है, एज वेल एज उसको हमें आउटपुट के तौर पे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन उसमें एक चीज हमें आउटपुट नहीं करनी है और वो है ओपनिंग पैरेंथेसिस। उसके बाद 6th स्टेप के तौर पे हमने लिखा है कि जो भी हमारा करंट इनपुट सिंबल है उसको हमें स्टैक के अंदर पुश करना है, लेकिन उसमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस को हमें पुश नहीं करना है। यानी कि अगर हमारा करंट इनपुट सिंबल क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो हमें उसको पुश नहीं करना है। उसके बाद फिर से हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन का जो भी लेफ्ट मोस्ट सिंबल है उसको स्कैन करना है और उसको फिर से करंट सिंबल के तौर पे रिप्रेजेंट करना है। अभी इसी एल्गोरिदम को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले स्टैक की प्रायोरिटी और इनपुट सिंबल की प्रायोरिटी क्या है और वो कैसे डिसाइड करते हैं वो देख लेते हैं। तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के इंट्रोडक्शन के वीडियो के अंदर हमने देखा था कि पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, यानी कि वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद कैरेट या एरो की प्रायोरिटी होती है, यानी कि वो सेकेंड नंबर पे एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो की प्रायोरिटी होती है, यानी कि वो थर्ड नंबर पे एग्जीक्यूट होता है। एंड उसके बाद प्लस और माइनस की प्रायोरिटी होती है, यानी कि वो फोर्थ नंबर पे एग्जीक्यूट होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलर की प्रायोरिटी, उसके बाद एरो या कैरेट की प्रायोरिटी और उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट की प्रायोरिटी होती है। और इसीलिए हमने यहाँ पे इनपुट प्रायोरिटी के तौर पे 1 लिखा है और स्टैक प्रायोरिटी के तौर पे 2 लिखा है। यहाँ पे इनपुट प्रायोरिटी के तौर पे हमने 3 लिखा है और स्टैक प्रायोरिटी के तौर पे 4 लिखा है। यानी कि इन दोनों केस में हमने इनपुट प्रायोरिटी को स्टैक प्रायोरिटी से छोटा रखा है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट प्रायोरिटी के तौर पे हमने 6 रखा है और स्टैक की प्रायोरिटी के तौर पे 5 रखा है। यानी कि यहाँ पे हमने इनपुट प्रायोरिटी को बड़ा रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे इनपुट प्रायोरिटी के तौर पे 9 रखा है और स्टैक प्रायोरिटी के तौर पे 0 रखा है। यानी कि यहाँ पे भी हमने इनपुट प्रायोरिटी को स्टैक की प्रायोरिटी से ज्यादा रखा है। अभी नेचुरली हमारे माइंड में वो क्वेश्चन अराइज होता है कि कब हमें इनपुट प्रायोरिटी ज्यादा रखनी है और कब हमें स्टैक प्रायोरिटी ज्यादा रखनी है। तो लेट अस से हमारे पास एक एग्जांपल है कि a प्लस बी प्लस सी और हम इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करने वाले हैं। यानी कि ये वाला प्लस पहले आएगा और ये वाला प्लस बाद में आएगा। यानी कि अगर हमें स्टैक के अंदर प्लस को डालना हो तो ये वाला प्लस पहले इंसर्ट होगा और उसके बाद ये वाला प्लस इंसर्ट होगा। नाउ जब सेकेंड वाला प्लस हम इंसर्ट करने जाएंगे उस वक्त ये प्लस
स्टैक के अंदर होगा और ये प्लस हमारा करंट सिंबल यानी कि करंट इनपुट होगा। अभी जब भी दो सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उस वक्त हम उसकी एसोसिएटिविटी ध्यान में लेते हैं, यानी कि लेफ्ट वाला ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा या राइट वाला पहले एग्जीक्यूट होगा, वो हम डिसाइड करते हैं। और प्लस और माइनस की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लस और माइनस के केस में स्टैक की प्रायोरिटी हमें इनपुट की प्रायोरिटी से ज्यादा रखनी पड़ेगी और इसीलिए हमने यहाँ पे स्टैक की प्रायोरिटी 2 और इनपुट की प्रायोरिटी 1 रखी है। सेम केस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलर के अंदर है, यानी कि उसके अंदर भी हमें स्टैक की प्रायोरिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी। इसी वजह से हमने यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 रखा हुआ है। अभी कैरेट और एरो की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, यानी कि जो राइट हैंड साइड कैरेट है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि उस केस के अंदर राइट हैंड साइड यानी कि इनपुट वाला जो भी कैरेट होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा और इसीलिए हमने यहाँ पे इनपुट प्रायोरिटी 6 और स्टैक की प्रायोरिटी 5 रखी है। उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल्स और ऑपरेंड को भी कंसीडर कर लिया है, जिसमें हमने इनपुट वेरिएबल की प्रायोरिटी स्टैक की प्रायोरिटी से छोटी रखी है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वेरिएबल और ऑपरेंड भी लेफ्ट टू राइट ही एग्जीक्यूट होंगे। उसके साथ साथ हमने इनपुट ओपनिंग पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी 9 रखी है, क्योंकि हमें सारे ऑपरेटर से पहले ब्रैकेट को एग्जीक्यूट करना है और इसीलिए हमने उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट रखी है। एज वेल एज इनपुट पैरेंथेसिस की स्टैक की प्रायोरिटी हमने 0 रखी है, क्योंकि जब मल्टीपल इनपुट पैरेंथेसिस होंगे उस वक्त हमें कौन से पैरेंथेसिस को फर्स्ट एग्जीक्यूट करना है और कौन से पैरेंथेसिस को लास्ट में एग्जीक्यूट करना है वो पता नहीं चलेगा और इसीलिए हमने ओपनिंग पैरेंथेसिस की स्टैक प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट रखी है, यानी कि 0 रखी है। उसके साथ साथ हमने क्लोजिंग पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट रखी है, क्योंकि क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ ही हमारा एक्सप्रेशन वहां पे एंड हो जाता है, यानी कि हमें ब्रैकेट के अंदर रहे हुए सारे ऑपरेटर्स का नोटेशंस फाइंड आउट कर लेना पड़ता है और अगर वो नोटेशन हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो उस वक्त हमारे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में पंगा होगा। उसके अलावा हमने क्लोजिंग पैरेंथेसिस की स्टैक की प्रायोरिटी नहीं लिखी है, क्योंकि हम क्लोजिंग पैरेंथेसिस को स्टैक के अंदर कभी भी इनपुट करने वाले नहीं हैं। उसके साथ साथ हमने सारे ऑपरेटर्स की रैंक -1 रखी है और वेरिएबल्स की रैंक 1 रखी है। एज वेल एज ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस की रैंक हमने कुछ भी नहीं रखी, क्योंकि ओपनिंग पैरेंथेसिस या क्लोजिंग पैरेंथेसिस कभी भी हम आउटपुट करने वाले नहीं है और अगर हम उसको आउटपुट करने वाले नहीं है तो उसकी रैंक की हमें कोई जरूरत नहीं है। अभी नेचुरली हमारे माइंड में वो क्वेश्चन अराइज होता है कि रैंक क्या है। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि रैंक इसलिए हम लिखते हैं कि जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, लेट अस से a प्लस बी इंटू सी, तो ये एक्सप्रेशन एक वैलिड एक्सप्रेशन है या नहीं वो हमें रैंक के थ्रू पता चलता है। यानी जब भी हमारा कोई भी एक्सप्रेशन वैलिड एक्सप्रेशन होता है तो उस वक्त उसके अंदर जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं उससे एक कम ऑपरेटर होता है। लेट्स से यहाँ पे 3 ऑपरेंड है और 2 ऑपरेटर है, यानी कि यहाँ पे ऑपरेंड्स का रैंक 3 होगा और ऑपरेटर्स का रैंक -2 होगा, यानी कि हम दोनों का एडिशन करें तो हमें आउटपुट के तौर पे 1 मिलेगा। और अगर हमारे पास रैंक के तौर पे 1 मिलता है तो वो हमारा एक वैलिड एक्सप्रेशन है, अदरवाइज वो हमारा वैलिड एक्सप्रेशन नहीं। सो नाउ हम एल्गोरिदम को एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया हुआ है कि a इंटू इन द ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट ओवर। तो सबसे पहले स्टेप के तौर पे हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर क्लोजिंग पैरेंथेसिस को अपेंड करना है। उसके बाद हमें
स्टैक के कंटेंट को ओपनिंग पैरेंथेसिस से इनिशियलाइज करना है, जो यहां पे हमने कर दिया है। एंड देन हमें लेफ्ट टू राइट सारे सिंबल्स को वन बाय वन चेक करना है। यानी कि फर्स्ट हमारा ए एज अ करंट सिंबल के तौर पे आएगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद बी, उसके बाद प्लस, उसके बाद सी, उसके बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और उसके बाद लास्ट में एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस जो हमने अपेंड किया था वो। अभी इनिशियली हम यहाँ पे रैंक के तौर पे 0 ले लेते हैं, और रैंक को हम तभी इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे जब कोई भी ऑपरेटर या ऑपरेंड स्टैक के अंदर से आउटपुट में चला जाएगा। अभी सबसे पहले हमारा करंट सिंबल ए है और स्टैक के अंदर ओपनिंग पैरेंथेसिस है, और अगर हम ओपनिंग पैरेंथेसिस की स्टैक प्रायोरिटी देखें तो वो 0 है, और कोई भी वेरिएबल या ऑपरेंड की इनपुट प्रायोरिटी 7 है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस केस में हमारे करंट सिंबल की प्रायोरिटी ज्यादा है, और जब भी हमारे करंट सिंबल की प्रायोरिटी ज्यादा है तब हम उसको स्टैक के अंदर पुश करते हैं। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट करंट सिंबल के अंदर हमारा फिफ्थ स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि फिफ्थ नंबर के स्टेप के अंदर हमें स्टैक सिंबल्स जिसकी प्रायोरिटी करंट सिंबल की प्रायोरिटी से ज्यादा हो उसको रिमूव करना है, और यहां पे हमने कुछ भी रिमूव नहीं किया। यानी कि पहले केस में सीधा 6 नंबर का स्टेप एग्जीक्यूट होगा, एंड उसके बाद जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट सिंबल है उसको हमें करंट सिंबल बनाना है। यानी कि अब स्टार हमारा करंट सिंबल हो जाएगा। नाउ स्टार की इनपुट प्रायोरिटी हम देखें तो स्टार की इनपुट प्रायोरिटी 3 है, और ए हमारा ऑपरेंड है, और ए की स्टैक प्रायोरिटी हम देखें तो वो 8 है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस केस में हमारी स्टैक की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हमें उसको रिमूव करके आउटपुट में लिखना है। यानी कि ए सीधा रिमूव होके पोस्टफिक्स नोटेशन यानी कि हमारे आउटपुट स्टैक के अंदर चला गया। उसके बाद हमारे पास स्टैक के अंदर सिर्फ ब्रैकेट रह जाएगा, और ब्रैकेट की स्टैक प्रायोरिटी हम देखें तो वो 0 है, जो कि हमारे इनपुट प्रायोरिटी स्टार से कम होने की वजह से हम स्टार को पुश करके स्टैक के अंदर रख देंगे। अभी इस केस के अंदर हमने सिर्फ एक ही ऑपरेंड को पॉप किया, यानी कि हमारी रैंक 1 हो गई, क्योंकि ऑपरेंड की रैंक हमने आगे देखा था कि 1 होती है। उसके बाद हमारा करंट इनपुट सिंबल ब्रैकेट आता है, और हमारा करंट स्टैक सिंबल स्टार है। और हमने देखा था कि जब भी कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट आता है तो उसकी प्रायोरिटी हमेशा हायर हो जाती है, और इसीलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि करंट ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज्यादा है। और वो भी हमने यहाँ पे देखा था कि करंट ब्रैकेट यानी कि इनपुट ब्रैकेट की प्रायोरिटी 9 है, और करंट स्टैक सिंबल स्टार है जिसकी प्रायोरिटी 4 है। यानी कि स्टैक की प्रायोरिटी लो होने की वजह से यहां से कुछ भी आउटपुट स्टैक पे नहीं जाएगा, और हम ये ओपनिंग पैरेंथेसिस को स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिंबल जो कि एक ऑपरेंड है, और ऑपरेंड की इनपुट प्रायोरिटी 7 है, जबकि स्टैक के अंदर ओपनिंग पैरेंथेसिस है, यानी कि ओपनिंग पैरेंथेसिस की स्टैक प्रायोरिटी 0 है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस केस में भी हमारी इनपुट प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी हमें बी को भी स्टैक के अंदर पुश करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा करंट इनपुट सिंबल प्लस है, और स्टैक के अंदर एक ऑपरेंड है। यानी अगर हम ऑपरेंड की स्टैक प्रायोरिटी देखें तो 8 है, और करंट इनपुट की प्रायोरिटी देखें तो वो 1 है। यानी कि अभी के केस में स्टैक की प्रायोरिटी ज्यादा है, और जब भी स्टैक सिंबल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तब हमें उसको पॉप करना पड़ता है। यानी कि बी पॉप होके पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर चला गया। उसके बाद हमारे पास स्टैक के अंदर सिर्फ ओपनिंग पैरेंथेसिस बचेगा, और ओपनिंग पैरेंथेसिस की स्टैक प्रायोरिटी हम देखें तो सबसे लो है, यानी कि हमें प्लस को सिंपली स्टैक के अंदर पुश कर देना है।
अभी यहां पे सिर्फ हमने एक ऑपरेंड को पॉप किया तो हमारा रैंक के अंदर एक बढ़ावा हुआ, यानी कि अब रैंक की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद हमारा करंट इनपुट सिंबल C है, जो कि एक ऑपरेंड है और ऑपरेंड की इनपुट प्रायोरिटी प्लस की स्टैक प्रायोरिटी से ज्यादा है, यानी कि हमें C को सिर्फ स्टैक के अंदर पुश करना है। उसके बाद हमारा करंट सिंबल के तौर पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल रहा है और क्लोजिंग पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी सबसे लो है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाले सारे ऑपरेटर्स को हमें स्टैक के अंदर से निकाल देना है। यानी इस केस में हम C को बाहर निकालेंगे, यानी कि ABC होगा। उसके बाद प्लस को भी बाहर निकालेंगे, यानी कि ABC प्लस होगा। एंड उसके बाद हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल रहा है और ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी सेम, यानी कि हमें ऐसा मालूम पड़ गया कि एक ओपनिंग पैरेंथेसिस के लिए हमें एक दूसरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया, यानी कि उस वक्त हमें यहाँ पे स्टैक के अंदर से पॉप करना बंद कर देना पड़ेगा, जो कि हमने एल्गोरिदम के अंदर मेंशन नहीं किया है, क्योंकि वो चीज मैं वहां पे लिख देता तो हमें कंफ्यूजन ज्यादा होता। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हमारा करंट सिंबल क्लोजिंग पैरेंथेसिस होता है, तब हमें स्टैक के अंदर जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस ना मिले तब तक के सारे सिंबल को पॉप करते जाना है, और जब भी हमें पहला ओपनिंग पैरेंथेसिस मिले तब हमें स्टॉप हो जाना है, यानी कि हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा करंट सिंबल फिर से क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, यानी कि फिर से हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस ना मिले तब तक के सारे सिंबल्स को हमें पॉप करना है, जिसमें ओपनिंग पैरेंथेसिस को हमें पॉप नहीं करना, यानी कि हमारा अब पोस्ट फिक्स नोटेशन ABC प्लस मल्टीप्लाई हो गया। अभी आगे वाले केस के अंदर हमने एक ऑपरेंड को और एक ऑपरेटर को पॉप किया, यानी कि हमारे रैंक के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ऑपरेटर का रैंक -1 होता है और ऑपरेंड का +1 होता है। उसके बाद लास्ट स्टेप के अंदर हमने सिर्फ एक ऑपरेटर को पॉप किया, यानी कि रैंक के अंदर एक डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि ऑपरेटर का रैंक -1 होता है, यानी कि अब हमारा रैंक 1 हो गया। और जब भी हमारा रैंक 1 होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन है वो एक वैलिड इनफिक्स एक्सप्रेशन है और उसको हम इजीली पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस से हम एक और एग्जांपल को देखें तो यहां पे हमारे पास एक्सप्रेशन के तौर पे इन द पैरेंथेसिस A मल्टीप्लाई B प्लस C पैरेंथेसिस ओवर मल्टीप्लाई B माइनस E डिवाइड F पैरेंथेसिस ओवर है। और अभी हमने देखा कि हम इनपुट एक्सप्रेशन को क्लोजिंग पैरेंथेसिस से अपेंड करेंगे और उसके बाद स्टैक के अंदर ओपनिंग पैरेंथेसिस को रखेंगे, एंड उसके बाद हम लेफ्ट टू राइट सारे सिंबल्स को स्कैन करेंगे, यानी कि फर्स्ट हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस एज अ करंट सिंबल के तौर पे ट्रीट होगा, उसके बाद A, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद B एंड लास्ट में क्लोजिंग पैरेंथेसिस, एंड उसके बाद जो हमने अपेंड किया था वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस से हम हमारे करंट सिंबल के तौर पे रखेंगे। नाउ हम करंट सिंबल को देखें तो करंट सिंबल ओपनिंग पैरेंथेसिस है और स्टैक सिंबल भी ओपनिंग पैरेंथेसिस है। और अभी अभी हमने देखा कि जब दो पैरेंथेसिस इन्वॉल्व हो तो इनपुट पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, और इनपुट की प्रायोरिटी जब भी ज्यादा होती है तब हम उसको डायरेक्टली स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास करंट सिंबल के तौर पे A आएगा और स्टैक सिंबल के तौर पे ओपनिंग पैरेंथेसिस है। ओपनिंग पैरेंथेसिस की स्टैक प्रायोरिटी सबसे लो है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि A को भी हम सीधा यहाँ पे पुश कर देंगे। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई यानी कि स्टार आएगा और स्टार की इनपुट प्रायोरिटी A की स्टैक प्रायोरिटी से कम होने की वजह से A को हमें पॉप कर देना पड़ेगा,
यानी कि पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर ए चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस है और ओपनिंग पैरेंथेसिस की स्टैक प्रायोरिटी सबसे लो होने की वजह से हम स्टार को पुश करेंगे। यानी कि इस केस के अंदर हमने सिर्फ ए को पॉप किया और ए को पॉप करने की वजह से हमारा रैंक 1 आया, क्योंकि ए एक ऑपरेंड है और ऑपरेंड का रैंक 1 होता है। उसके बाद हमें एक और ऑपरेंड मिलता है और ऑपरेंड की प्रायोरिटी ऑपरेटर की प्रायोरिटी से ज्यादा होने की वजह से हम उसको स्टैक के अंदर पुश करेंगे। उसके बाद करंट सिंबल के तौर पे प्लस आएगा और प्लस की प्रायोरिटी ऑपरेंड की प्रायोरिटी से कम होने की वजह से हम बी को पुश करके पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर ले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास स्टैक सिंबल के तौर पे स्टार आएगा और स्टार की प्रायोरिटी भी प्लस की प्रायोरिटी से ज्यादा होने की वजह से हम स्टार को भी पॉप करके पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास स्टैक के अंदर ओपनिंग पैरेंथेसिस आएगा और स्टैक के ओपनिंग पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी सबसे लो होने की वजह से हम प्लस को पुश करेंगे। यानी कि इस केस के अंदर हमने दो चीज को पॉप किया, एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड को, और इस वजह से हमारे रैंक के अंदर कोई भी बदलाव नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर का रैंक -1 और ऑपरेंड का रैंक +1 होता है। उसके बाद हमारे पास करंट सिंबल के तौर पे एक ऑपरेंड आता है और ऑपरेंड की प्रायोरिटी ज्यादा होने की वजह से हम सिंपली उसको पुश कर देंगे। उसके बाद हमारे पास करंट सिंबल के तौर पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है और जब भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है तब हमने अभी अभी देखा कि स्टैक के अंदर से सारे सिंबल्स को हमें रिमूव करना है जब तक हमें स्टैक के अंदर पहला ओपनिंग पैरेंथेसिस ना मिले, और इसीलिए हमने यहाँ पे सी को पॉप किया, उसके बाद प्लस को पॉप किया और उसके बाद हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल गया। और हमने एल्गोरिथम के अंदर देखा था कि ओपनिंग पैरेंथेसिस को हमें कभी भी आउटपुट के अंदर नहीं रखना है। यानी कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बची, वो है ओपनिंग पैरेंथेसिस। अभी इस केस के अंदर भी हमने एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड को पॉप किया, इसीलिए हमारे रैंक के अंदर कोई बदलाव नहीं है और रैंक हमारा 1 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हमारा करंट सिंबल मल्टीप्लाई यानी कि स्टार है और उसकी प्रायोरिटी ओपनिंग पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी से ज्यादा होने की वजह से हमने सिर्फ उसको पुश कर दिया। उसके बाद हमारे करंट सिंबल के तौर पे फिर से एक ओपनिंग पैरेंथेसिस आया और जब भी करंट सिंबल के तौर पे ओपनिंग पैरेंथेसिस आता है तब उसकी प्रायोरिटी सबकी प्रायोरिटी से ज्यादा होने की वजह से हम उसको स्टैक के अंदर पुश करेंगे। उसके बाद करंट सिंबल के तौर पे एक ऑपरेंड डी आया और उसकी प्रायोरिटी स्टैक के ओपनिंग पैरेंथेसिस से ज्यादा होने की वजह से उसको भी हम सिंपली पुश करेंगे। उसके बाद करंट सिंबल के तौर पे माइनस आया जिसकी प्रायोरिटी स्टैक के डी की प्रायोरिटी से कम है, यानी कि हम डी को पॉप करके पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर ले जाएंगे, यानी कि हमारे आउटपुट के अंदर ले जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास स्टैक के अंदर ओपनिंग पैरेंथेसिस है और स्टैक के अंदर ओपनिंग पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी सबसे लो होने की वजह से हम माइनस को स्टैक के अंदर पुश करेंगे। अभी यहां पे सिर्फ हमने डी को पॉप किया, यानी कि इस केस में हमारा रैंक एक बढ़ जाएगा, क्योंकि डी एक ऑपरेंड है और ऑपरेंड का रैंक 1 होने की वजह से रैंक के अंदर एक एडिशन होगा। उसके बाद करंट सिंबल के तौर पे हमें ई मिलता है और उसकी प्रायोरिटी माइनस की प्रायोरिटी से ज्यादा होने की वजह से ई को हम सिंपली पुश कर देंगे। उसके बाद हमारे पास करंट सिंबल के तौर पे डिवीजन आता है और डिवीजन की प्रायोरिटी स्टैक के अंदर जो ई है उसकी प्रायोरिटी से कम होने की वजह से हम ई को पॉप करके पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर ले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास स्टैक के अंदर माइनस है और माइनस की प्रायोरिटी डिवीजन की प्रायोरिटी से कम होने की वजह से हम उसको स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। यानी इस केस में भी हमने सिर्फ एक ही चीज पॉप की, वो है हमारा ऑपरेंड, और उसकी वजह से हमारे रैंक के अंदर एक एडिशन होगा। उसके बाद हमारा करंट सिंबल के तौर पे एफ मिलता है जो कि एक ऑपरेंड है और ऑपरेंड की प्रायोरिटी ज्यादा होने की वजह से हम उसको सिर्फ पुश करके स्टैक के अंदर डाल देंगे।
उसके बाद हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल रहा है और जब भी हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है तब हम स्टैक के अंदर से सारे सिंबल्स को पॉप करेंगे जब तक हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिलता। यानी कि एफ, डिवीजन और माइनस तीन चीज यहां से पॉप होगी और ओपनिंग पैरेंथेसिस भी पॉप हो जाएगा क्योंकि ओपनिंग पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी से ज्यादा है। पर ओपनिंग पैरेंथेसिस को हम पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर नहीं रखते। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने एक ऑपरेंड और दो ऑपरेटर को पॉप किए और एक ऑपरेंड पॉप होने की वजह से रैंक के अंदर एक एडिशन होगा यानी कि 4 होगा, लेकिन साथ साथ में दो ऑपरेटर भी पॉप हो गए यानी कि रैंक के अंदर दो सब्सट्रैक्शन भी होगा, यानी इस केस में हमारा रैंक 2 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास करंट सिंबल के तौर पे फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट आता है और जब भी हमारे पास करंट सिंबल के तौर पे क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तब स्टैक के अंदर हमें जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलता तब तक के सारे सिंबल्स को हमें पॉप करना है। यानी कि इस केस में मल्टीप्लाई भी पॉप होके पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर चला जाएगा और ओपनिंग ब्रैकेट भी पॉप हो जाएगा, लेकिन उसको हम पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर नहीं लिखते। यानी कि अब हमने सिर्फ एक ही ऑपरेटर को पॉप किया और इसीलिए हमारे रैंक के अंदर एक डिक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा और जब भी हमारे पास रैंक के तौर पे 1 मिलता है तब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो हमने इनपुट के तौर पे लिया था वो एक वैलिड एक्सप्रेशन है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर एक पैरेंथेसिस वाले इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो इजीली समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।